मैं अपने भाई भाभी के साथ रहती थी। उनके 2 बच्चे हैं। मेरी शादी नहीं हुई थी, इसीलिए मैं उन पर बोझ थी। मेरे पापा मम्मी दोनों नहीं थे इस दुनिया में। हमारे पास 4 रूम थे जो कि मेरे पापा के नाम से थे। उधर उस फ्लैट में तो हम बाद में गए थे। पहले यहाँ से दिखता था वो फ्लैट, अब तो देखो बीच में ये इतने फ्लैट हो गए। यहाँ मुंबई का तो पूछो मत, हर महीने एक नया फ्लैट उगाता है। तो उस साल महाड़ा की स्कीम इस इलाके में भी आई हुई थी। मेरे भाई ने भी फॉर्म भर दिया। उसका नसीब देखो, लग गया उसका नंबर। उस समय उसके पास पूरे पैसे भी नहीं थे। इधर उधर से मांग के भी कम पड़ रहे थे। मेरी भाभी रीता ने भाई को सुझाया कि माँ के गहने बेच दो, आखिर गहने इन्हीं दिनों के लिए तो काम आते हैं। भाई ने गहने बेच दिए। अच्छे पैसे मिले थे माँ के गहनों से। पुराने ज़माने के एकदम शुद्ध सोने के मोटे मोटे 4 कड़े थे। गले की चैन थी। दादी की दी हुई सोने की मोटी करधनी भी थी। अंगूठियाँ बूंदे तो कई कई जोड़ थे माँ के पास। कुछ उसे शादी में मिले थे, कुछ मेरी दादी ने दिया था। माँ जब तक रही अपने गहनों को संभाल कर रखी, तभी तो भाई के काम आए वो गहने। उधर हमारा फ्लैट 4थे माले पर था। उस माले पर 4 फ्लैट और थे, सारे 1 BHK। रसोई मिलाकर बस 3 कमरे। रहने वाले हम 5 जन, मैं, मेरा भाई, मेरी भाभी और उसके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। मैं सुबह उठकर घर में झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती, दुकान से दूध और ब्रेड लेकर आती, सब्जी भाजी काट लेती, आटा गूंद कर रख लेती। तब तक मेरी भाभी भी उठ जाती। मेरी भाभी को घर में भीड़ भाड़ अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए उनके उठने के बाद मैं हॉल से लग कर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर बैठ जाती थी। लोग लिफ्ट से ऊपर नीचे आते जाते थे ना, इसलिए सीढ़ियाँ खाली ही रहती थी और मुझे बैठने का स्थान मिल जाता था। नाश्ता और खाना भाभी ही बनाती थी। मुझे देखकर उन्हें घिन आ जाती थी। वो मेरे दांत थोड़े बड़े बड़े और भद्दे थे ना, इसलिए जब तक खाना बनता था मुझे रसोई में जाने की इजाज़त नहीं थी। जब भाभी सबका टिफ़िन भरकर तैयार कर देती थी और खुद भी अपना टिफ़िन लेकर ड्यूटी पर निकल जाती थी, तब मैं रसोई में जाती थी। नाश्ता खाना जो कुछ भी रहता था खा लेती थी और फिर से किचन की सफाई करती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती और दोपहर में बैठकर टीवी देखती। मेरी भतीजी कंचन जब बड़ी हुई तो उसकी शादी हो गई। पर कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, बेचारी को ठीक से रखे ही नहीं। आ गई लौटकर। कुछ दिन बाद उसका तलाक हो गया। उसे देख देख कर मेरा मन भीतर ही भीतर बहुत रोता था। अब मेरी भतीजी भी घर में रहने लगी। अब दोपहर में हम दोनों साथ साथ बैठकर टीवी देखते। वह दीवान पर बैठ जाती, मैं नीचे फर्श पर। वह मुझसे घिनाती नहीं थी। भाभी की छुट्टी वाले दिन मैं काम करके पूरी दोपहर सीढ़ियों पर ही बैठी रहती थी। अन्य दिनों में तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, पर बरसात में पानी की बौछार सीढ़ियों तक आ जाती थी। मेरे घर के सामने वाले फ्लैट में सिंह परिवार रहने आया। सिंह भाभी और मेरी भाभी कभी कभी बातचीत करती थी। लिफ्ट से ऊपर नीचे आते जाते समय जब उन्हें मैं सीढ़ियों पर बैठी दिख जाती, तब वो मेरा भी हाल चाल पूछ लेती थी। मेरे होठ बहुत अधिक न फैल जाएं, इस बात का ध्यान रखते हुए मैं धीरे से मुस्कुरा देती थी। मुस्कुराने के अलावा मैंने उन्हें कभी कोई जवाब दिया ही नहीं। धीरे धीरे उन्होंने मुझसे कुछ पूछना छोड़ दिया, पर सामने पड़ने पर मुस्कुरा जरूर देती थी। मेरी भाभी कहती थी कि मेरे दांत गंदे हैं, तो मैं सोचती थी कि जैसे भाभी को मेरे दांतों की घिन है, वैसे दूसरों को भी होगी। बस इसीलिए मैंने सबसे बोलना मुस्कुराना छोड़ दिया था। एक दिन जब मेरी भाभी की छुट्टी थी, उन्होंने पकौड़े बनाए। एक प्लेट में पकौड़े भरकर उन्होंने मुझे सिंह भाभी के घर दे आने के लिए कहा। जब मैं वहाँ गई तो सिंह भाभी ने मुझे बैठने के लिए कहा। मैं सकुचाती हुई बैठ गई। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम इनके यहाँ काम करती हो? मैंने मुंह पर हाथ का आड़ लेते हुए कहा, नहीं, ये मेरे भाई का घर है, मैं यहीं रहती हूँ। अच्छा, तुम इनकी बहन हो? हाँ। उन्हें जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने फिर से वही प्रश्न दोहरा दिया।
सच में तुम इनकी बहन हो? मेरे फिर से हाँ कहने पर वे चुप हो गई। मैं भीतर ही भीतर शर्म से पानी पानी हो गई। ये मुझे काम करने वाली समझती हैं। उन्होंने मुझे चाय पिलाई। थोड़ी देर वहाँ बैठकर मैं वापस आ गई। उस दिन उनसे मेरी बात बहुत कम हुई, पर उतने से ही वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। मेरा उनसे बार बार बात करने का मन होने लगा और मैं अपने दांतों पर खूब रगड़ रगड़ कर ब्रश करने लग गई। एक दोपहर जब भाभी अपनी ड्यूटी पर थी तथा आकाश अपने स्कूल और कंचन अपनी सहेली के घर गई थी, मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा उन्होंने ही खोला। मैं हड़बड़ा कर पूछी, आप कौन सा शैम्पू लगाती हैं? आपके बाल बहुत अच्छे हैं, मुझे भी वही शैम्पू लाना है। उन्हें सामने देखकर मुझे यही बहाना सूझा था। वो मुस्कुराई। उन्होंने शैम्पू का नाम बताया जिसकी मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मैं शैम्पू के नाम को तुरंत भूल गई और अगला प्रश्न कर बैठी, उस दिन पकोड़े अच्छे बने थे? हाँ, बहुत अच्छे। आओ बैठो ना। मैं यही चाहती थी। बिना देरी किए अंदर जाकर कुर्सी पर बैठ गई। वो कंचन कह रही थी कि नमक कुछ कम हो गया था। नहीं, ठीक तो था। तुमने भी तो खाया होगा। नहीं, पकोड़े कम पड़ गए थे। अचानक मेरे मुंह से निकल गया। वो मुझे कुछ देर तक देखती रह गई और मैं अपनी झेप मिटाने के लिए आसपास रखे सामानों पर नज़र दौड़ाते हुए बैठी रही। उन्होंने मुझसे पूछा, आप इतनी गर्मी में भी पूरी पूरी दोपहर बाहर बैठी रहती हो, क्यों? मुझे उनके इस प्रश्न पर मुस्कुराने का मन हुआ, पर न जाने कैसे मैं रो पड़ी। वो मुझे गले से लगाई, चुप कराई। कुछ देर वहाँ बैठकर मैं अपने घर आ गई। अब मैं मौका पाते ही उनके पास चली जाती थी। वो मुझसे बहुत सी बातें पूछती थीं। मैं उन्हें बहुत सी बातें बताती थी, जैसे हम लोग पहले पीछे वाली चौल में रहते थे। अब मेरे माँ बाप नहीं हैं। मेरी एक बहुत अच्छी सहेली थी। हम लोग साथ साथ बाज़ार जाते, पिक्चर देखते, भेलपूरी अथवा वड़ा पाव खाते। मेरी सहेली बहुत गरीब थी। उसकी पढ़ाई का भी खर्च मेरी माँ ही देती थी। पिताजी की किराने की एक दुकान थी। जब मेरे पिताजी का हार्ट फेल हो गया तब उस दुकान को मेरा भाई संभालने लगा। मेरी सहेली बहुत अच्छी थी। मेरे भाई के साथ बाज़ार जाती थी और दुकान के लिए मोल भाव करके थोक में सामान खरीदवाती थी। 12वीं के बाद हम दोनों ही नर्स की ट्रेनिंग करने लगे। ट्रेनिंग को 3-4 महीने ही बीते थे कि एक दिन मेरी माँ का भी हार्ट फेल हो गया। मैं और मेरा भाई बिना माँ बाप के हो गए। मेरी सहेली हम दोनों का अब और भी अधिक ध्यान रखने लगी। एक दिन उसने मुझे समझाया कि मैं ट्रेनिंग छोड़कर घर पे रहूं। भाई के खाने पीने की व्यवस्था तथा घर की देखभाल ट्रेनिंग से ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे भी उसकी बात जच गई। मैं घर पे रहूँगी तो भाई को घर घर जैसा लगेगा, नहीं तो माँ को याद करता बैठा रहेगा। मैंने नर्स की ट्रेनिंग छोड़ दी। कुछ दिनों बाद मेरे भाई ने शादी कर ली। अच्छा, तुमने नहीं की शादी? मुझे बीच में टोकते हुए उन्होंने पूछा। नहीं, नहीं की। शुरू शुरू में मेरे लिए कई रिश्ते आए, कई जगह बात चली, पर मेरे भाई और भाभी को कोई लड़का पसंद ही नहीं आता था और जो पसंद आता था उसे मैं पसंद नहीं आती थी। फिर धीरे धीरे रिश्ते आने बंद हो गए। मैं इतनी सुंदर भी तो नहीं थी कि कोई मुझसे शादी करता। मैं हंसने लगी। किसने कहा? तुम अभी भी बहुत सुंदर हो, बस रहती नहीं हो ठीक से। पहले भी ऐसी ही रहती होगी ना। अब देखो ना, इतना लंबा ढीला ढाला कुर्ता पहनती हो, गले में किसी भी रंग की ओढ़नी लटका लेती हो। बुरा मत मानना, लेकिन ठीक से रहो तो अभी भी सुंदर हो। हाँ, पर भाभी के कपड़े मुझे बड़े और ढीले ही होते हैं, तो सिलाई करवा के अपने नाप का बनवा लिया करो ना। टेलर बहुत पैसा मांगता है। भाभी कहती हैं कि इतने पैसों में तो नया सिल जाएगा, तो नया सिलवा लिया करो। और ये जो बोलते समय मुंह पर हाथ रख लेती हो, ये भी पुरानी आदत होगी ना। जी, वो मेरे दांत बहुत बड़े और गंदे हैं ना। मैंने नज़रें झुकाते हुए कहा। तुम्हारे दांत ना तो इतने बड़े हैं और ना ही इतने गंदे। अपने नाप का कपड़ा पहनो। बात करते समय मुंह पर हाथ मत रखो। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। अपने को कम मत समझा करो। मैं एकदम चुप हो गई। उस दिन मैंने पहली बार सोचा कि
सही तो कह रही हैं ये। मुझे अपने नाप के ही कपड़े पहनने चाहिए। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने उन्हें बताया, जब मेरी सहेली थी ना, तब मैं उसके साथ जाकर अपने नाप के कपड़े खरीदती थी। बहुत अच्छी पसंद थी उसकी, और तब मेरे पास पैसे भी रहते थे। अच्छा, तुम्हारी सहेली अब कहाँ हैं? यही हैं, इसी शहर में हैं। हाँ, मेरी आवाज़ भी धीमी हो गई। कभी मिलने नहीं आती? मैं चुप रही। उन्होंने बात जारी रखते हुए पूछा, उसकी तो शादी हो गई होगी ना? हाँ, कब की हो गई? शादी के बाद बहुत सी जिम्मेदारी आ जाती है ना, इसलिए वो नहीं आ पाती होगी। तुम लोगों को मिले भी तो लंबा समय बीत गया होगा। एक बार जाकर उससे मिल आओ, तो फिर से मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। अकेले जाना तुम्हें कठिन लगे तो अपनी भतीजी या भाभी को साथ लेकर चली जाओ। मैं चुप रहना चाहती थी, पर पता नहीं कैसे मैंने सिर नीचे किया और धीरे से कह गई, मेरी भाभी ही तो मेरी सहेली थी। वो बड़ी ज़ोर से क्या कहकर चौंकी थी। फिर बहुत देर तक हम दोनों ही चुप बैठे रहे। बाद में मैं अपने घर आ गई। अगले कई महीनों तक सब ठीक ठाक चलता रहा। इस बीच नगर पालिका ने हमारी चौल को तोड़कर उस जगह पर अपार्टमेंट बनाना शुरू किया। हमारी रूम के बदले में मेरे भाई को 2 फ्लैट मिलने वाले थे। एक दिन जब मेरे घर में कोई नहीं था, तब सिंह भाभी ने मुझे अपने घर बुलाया। उनके घर में एक मैडम थी। सिंह भाभी ने बताया कि ये एक संस्था की अध्यक्ष हैं। इनकी संस्था महिलाओं के हित का काम करती है। उन मैडम ने मुझसे मेरे पिता का नाम तथा मेरी चाल का पता और नंबर पूछा। मैंने उन्हें बता तो दिया, पर मन में विचार किया कि जब अब चाल गिरा दी गई है, तब उसका पता और नंबर पूछकर ये क्या करेंगी। सिंह भाभी ने मुझसे कहा कि ये पता और नंबर पूछने वाली बात को मैं किसी से न करूं। वो मुझे अपनी सी लगने लगी थी। मैंने उनकी बात गांठ बांध ली और कभी किसी के सामने इस बात का जिक्र नहीं किया। 1 महीने बाद महानगर पालिका से एक नोटिस आई, जिसे पढ़कर मेरा भाई चिंतित दिखने लगा। मैं बाहर सीढ़ियों पर बैठी थी। वह भाभी से बता रहा था कि मैं रूम का अकेला वारिस नहीं हूँ। किसी ने इस बात की शिकायत कर दी है, अब जांच होगी। उसके बाद भाभी उस पेपर को बहुत देर तक पढ़ती रही। अगले कई दिनों तक मेरे घर पर महानगर पालिका के कई कर्मचारी आए और गए। मेरा भाई भी वकीलों के यहाँ चक्कर लगाता रहा। मुझे शक हुआ कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है, कहीं उसका संबंध उस महिला को रूम का पता और नंबर बता देने से तो नहीं है। मैं मौका देखकर सामने वाली भाभी के पास गई। उन्हें सब कुछ बताया और जानना चाहा कि मेरे पता और चाल नंबर बताने के कारण ही यह सब हो रहा है क्या। मैंने सिंह भाभी से जो कुछ पूछा, उसका जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, उल्टे मुझसे ही पूछ बैठी, वो तुम्हारे पिता का रूम था ना? क्या तुम नहीं चाहती हो कि उसमें तुम्हें भी हिस्सा मिले? हिस्सा? क्या करूँगी मैं हिस्सा लेकर? रहती तो मैं यही हूँ। हाँ, सीढ़ियों पर बैठकर, उतरे हुए कपड़े पहनकर, बच जाए तो खाकर, नहीं तो संतोष कर कर। वो आवेश में बोल रही थी और मैं आश्चर्य से उन्हें देख रही थी। क्या रिश्ता था उनसे हमारा, फिर भी कितनी अपनी सी लगी थी वो। कुछ देर बाद वो एकाएक नरम हुई, मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, 4 रूम के बदले 2 फ्लैट मिल रहा है, उसमें से एक तुम्हें मिल जाए तो क्या गलत होगा? क्या तुम नहीं चाहती हो कि दोपहर आराम से बिताओ? बोलो। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। तब तुम शांत रहो, बस इतना ध्यान रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर प्रॉपर्टी के किसी पेपर पर दस्तखत मत करना, और जब भी ज़रूरत पड़े खुलकर कहना कि तुम्हें भी पिता की संपत्ति में हिस्सा चाहिए, समझी ना? मैंने फिर से हाँ में सिर हिला दिया, पर ठीक ठाक कुछ समझ नहीं पाई। मेरी बुद्धि इस ओर कभी गई ही नहीं। ये मेरे भाई का घर है, मैं उसके साथ रह रही हूँ और ऐसे ही रहते रहना है। इससे अधिक मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं था, पर अब मेरे दिमाग में हर समय यही गूंजता है, मेरा भी हक। और मैं दिन दिन भर सीढ़ियों पर बैठी रहती हूँ, मेरा भी हक। और मैं भाभी के उतारे कपड़े पहनती हूँ, मेरा भी हक। और मैं कुर्सी या बिस्तर पर बैठ नहीं सकती, मेरा भी हक। और मैं पकोड़े समोसे या कुछ नया बनने पर
रसोई में उसे बनता देखकर संतोष करती हूँ। मेरा भी हक और मेरा भी हक। हथौड़े की तरह वार कर कर के मुझे सचेत कर दिया इस शब्द ने। अब मैं भी चाहने लग गई कि एक फ्लैट मुझे भी मिल जाए। भाई और भाभी दिन दिन भर अनुमान लगाते कि उनके खिलाफ शिकायत करने वाला व्यक्ति बिल्डिंग का ही है या कोई नाते रिश्तेदार हैं। एक दिन मेरे भाई ने एक पेपर मेरे सामने फैलाकर कहा, यहाँ इस जगह पर दस्तखत कर दो। मुझे सिंह भाभी की बात याद हो आई। मैंने पूछा, क्या है ये? मेरा दस्तखत क्यों चाहिए? रूम का पेपर है, दोनों फ्लैट मेरे नाम चढ़ने हैं इसलिए। मेरे भाई को विश्वास था कि मैं उसके बोलते ही दस्तखत कर दूंगी, पर जब मैंने दस्तखत करने से मना कर दिया तो वह चीखा, क्या तुम दस्तखत नहीं करोगी? क्यों? क्योंकि मुझे भी हिस्सा चाहिए। सिंह भाभी ने मुझे जैसा कहा था मैंने वैसा ही बोल दिया। मेरे भाई को जैसे करंट लगा। तो तुमने शिकायत की थी मेरी? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, पर लेना है मुझे। वर्षों से मैं भाई के सामने चुप रहती आई थी और अब जब बोली तो सीधे हिस्से की बात। मेरे भाई को मेरी ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने मुझे जोर का धक्का दिया। मैं फर्श पर गिर पड़ी। वह चिल्लाता रहा, नमक हराम, मैं इतने सालों से पाल रहा हूँ तुम्हें और तुम हो कि एहसान मानने की बजाय हिस्सा मांग रही हो। याद है, माँ बाप को गुजरे 25 साल हो गए हैं। मैंने मुंह मोड़ लिया होता तो अनाथों की तरह कहीं भीख मांगती पड़ी रहती। तब तुम्हारा दिमाग इतना ना चलता। आज चली हो हिस्सा मांगने। वह चिल्लाता रहा। मैं फर्श पर औंधे मुंह पड़ी रही। नहीं, चोट लगने के कारण नहीं, दिल के दर्द के कारण सारी शक्ति निचुड़ गई थी। अपने से उठ पाना संभव नहीं लग रहा था। कंचन घर पर ही थी, आकाश भी था। आकाश से तो नहीं, पर कंचन से मुझे उम्मीद थी कि वह आएगी मेरे पास, लेकिन वह भी नहीं आई। अचानक मुझे ध्यान आया कि कंचन कैसे आएगी? आखिर पैर तो पेट की तरफ ही मुड़ता है। मैं ही उल्टी उम्मीद लगा बैठी हूँ। हताश होकर मैं खुद ही उठी। भाई अब भी चिल्ला रहा था। मैं चुप रही, पर दस्तखत मैंने नहीं किया। अगले कई दिनों तक मेरी भाई और भाभी ने मुझे तरह तरह से समझाया, प्रेम दिखाया, लालच दिखाया, डांट फटकार लगाई, पर मैं टस से मस ना हुई। सिंह भाभी की बात मुझे अपने भाई भाभी की बात से अधिक भरोसे की लगी थी। एक दिन मेरे भाई का धैर्य समाप्त हो गया। उसने पहले तो मुझे खूब गालियाँ दी, जी भर कर हाथ उठाया और अंत में मुझे घर से निकाल दिया। 2 अपार्टमेंट छोड़कर दूर के रिश्ते की मेरी एक मौसी रहती थी। मैं उनके घर गई। मेरी मौसी ने कहा, मैं तुम दोनों की लड़ाई झगड़े में तो नहीं पड़ूंगी, पर तुम जब तक चाहो मेरे घर में रह सकती हो। मैं मौसी के घर रहने लगी। भाई कोर्ट में ये नहीं सिद्ध कर सकता था कि वह पिता की इकलौती संतान है और मैं अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं थी। और इस प्रकार 2 फ्लैट में से एक, ये वाला मेरे नाम हो गया। फ्लैट मिलने में 1.5 साल का समय अभी बाकी था। मैं मौसी के घर रहने लगी थी। मौसी ने वहीं पास की ही एक किराना की दुकान पर मेरी नौकरी लगवा दी। मौसी को एक ही बेटी थी जो अपने ससुराल में थी। यहाँ बस मौसा मौसी ही रह रहे थे। मैं अपनी कमाई का कुछ पैसा मौसी को दे देती थी तथा घर के कामों को भी कर लेती थी। इस प्रकार मैं मौसी पर बोझ नहीं थी। अब मैं खुलकर सांस ले रही थी और मन ही मन सिंह भाभी को धन्यवाद दे रही थी। कभी कभी मेरा उनसे मिल लेने का मन होता था, पर उनके घर जाकर मिलने पर मेरे भाई को उन पर शंका हो जाती। कभी कदा रास्ते में आते जाते समय मुलाकात हो जाती तो बहुत अच्छा लगता। जब मैं मौसी के घर रहने लगी तो महाड़ा ऑफिस में मौसी का ही पता दे आई थी। एक दिन एक पेपर आया जिसमें फ्लैट के बनकर पूरा होने की सूचना थी तथा मुझे महाड़ा ऑफिस में बुलाया गया था। मैं मौसी को साथ लेकर वहाँ गई। मेरा भाई भी वहाँ पहुँच गया था। मैं उसे देखकर एक बारगी खुश हुई, पर उसने मुझे घूर कर देखा और अपनी नज़रें दूसरी ओर फेर ली। उसने मौसी से भी बात नहीं की। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं फिर से कमज़ोर हुई। क्या करूँगी इस फ्लैट को लेकर जब अपना भाई ही अपना न रहा तो। पर यह कमज़ोरी थोड़ी देर के लिए ही थी। जल्द ही मुझे सिंह भाभी की बात
याद आ गई, भाई का व्यवहार याद आ गया। मैंने भी भाई की ओर से नज़रें फेर ली और जहाँ जहाँ मुझे दस्तखत करने को कहा गया मैंने किया तथा फ्लैट का पेपर और चाबी लेकर वापस आ गई। मौसी ने मेरे लिए बत्ती वाला एक स्टोव, कुछ ज़रूरी बर्तन, थोड़ा राशन पानी आदि खरीदवा दिया। मैं इन सामानों को लेकर अपने घर में अपनी गृहस्थी जमा करने लग गई। नौकरी मैं अब भी किराने की दुकान पर ही करती थी और हर रोज़ मौसी से मिलने उनके घर जाती थी। अब सब कुछ था मेरे पास, ज़रूरत भर का पैसा, घर, सुख शांति, सब कुछ। फिर भी कभी कभी भाई और भाई के बच्चों की बहुत याद आती थी। कभी कभी रास्ते में आकाश या कंचन मुझे मिल जाते थे, पर मुझे देखते ही वो या तो अपना रास्ता बदल देते या मुंह मोड़कर दूसरी तरफ देखते हुए निकल जाते। और ऐसा जिस दिन भी होता मैं मौसी के पास जाकर घंटों रोती। 10 वर्ष हो गए इस बात को। अब तो मैंने नौकरी भी छोड़ दी। अपने घर में पेइंग गेस्ट रखती हूँ। 3 लड़कियाँ हैं, उनको खाना भी बना कर देती हूँ। इतना पैसा मिल जाता है कि मेरा गुजारा बसर हो जाता है। मेरे बाद इस फ्लैट का क्या होगा, मौसी को भी यही चिंता थी। बातों ही बातों में कभी कभी कह देती थी, आकाश के नाम वसीयत कर दे। अपने आखिरी समय में सठिया गई थी ना। वैसे एक राज की बात बताऊं मौसी, वसीयत मैंने कर दी है। अरे नहीं, आकाश के नाम नहीं, कंचन के नाम। तलाक लेकर मायके में रहती है। कहीं आगे चलकर उसकी भी दुर्दशा मेरी जैसी ना हो जाए। आखिर उसे भी तो एक ही भाई है मेरे जैसे। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।